Good morning. So, in this lecture, we are going to start with the new concept of the group theory that is called quotient group. So, last lecture में basically हमने discuss किया था the properties of normal subgroup. तो अब हमें normal subgroup की requirement कहाँ है और क्या क्या उसका application है उसको discuss करते हैं. तो just recall करते हैं कि if G be any group और अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G में, G कोई भी रैंडम ग्रुप है, H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमने ये लिखा था या H इज नॉर्मल सब ग्रुप इन G इफ एंड ओनली इफ H इक्वल टू AH फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G. हर राइट को सेट लेफ्ट को सेट के इक्वल होगा जब भी H नॉर्मल होगा. ये इंफॉर्मेशन हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी और प्रूफ भी कर चुके हैं. अब H अगर नॉर्मल है G में, देन फॉर एवरी A एंड B बिलोंग्स टू G, अगर मैं HA.HB ऑपरेट करता हूं तो इस AH को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? HA से. तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं दिस शुड बी इक्वल टू HA.B. यानी कि इस HA कोसेट्स को मैं HB कोसेट पे ऑपरेट करूंगा तो एक और कोसेट मिलेगा. ये राइट कोसेट है, ये राइट कोसेट है, आपस में ऑपरेट करने के बाद भी राइट कोसेट, या लेफ्ट कोसेट को लेफ्ट कोसेट पे ऑपरेट करेंगे तो वो भी लेफ्ट कोसेट. और ये ऑब्वियसली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A.B HA, क्योंकि H नॉर्मल है, इक्वल टू A.H और B.H. तो बेसिकली अगर आपके पास कोई सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल हो जाए G में, तो उस केस में आप दो कोसेट को आपस में ऑपरेट करेंगे, यानी कि कोसेट्स के एलिमेंट को आप आपस में ऑपरेट करेंगे तो वो भी एक कोसेट मिलेगा. यानी कि दो राइट कोसेट को मैंने ऑपरेट किया तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट कोसेट. और दो लेफ्ट कोसेट को आपस में ऑपरेट किया तो वो भी क्या है? लेफ्ट कोसेट. और सब ग्रुप नॉर्मल है तो राइट और लेफ्ट कोसेट सेम. और हमने एक रिलेशन डिफाइन करा था कि अगर H सब ग्रुप है G का, देन A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H. और यहां हमने प्रूफ करा था कि ये जो S है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G. ये जो S था वो G पे इक्विवेलेंस रिलेशन था. और इस S की जो क्लास ऑफ A था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? राइट कोसेट. और यहाँ अगर H नॉर्मल हो जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा? लेफ्ट कोसेट को. तो अगर H नॉर्मल है, ठीक है. और इन कॉन्जुगेट क्लासेस का जो कलेक्शन आता है उसको हमने किससे डिनोट कर रहा था? G/H से. वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? HA. और A कहाँ से बिलोंग करेगा? G से. आप इसको HA लिखो या AH लिखो, ठीक है. तो कोई भी अगर ग्रुप G लेते हैं और उसमें एक सब ग्रुप H देते हैं विच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एनी G, इफ H इज अ नॉर्मल इन G, तो ये जो रिलेशन है ये ऑब्वियसली हर सब ग्रुप के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. लेकिन नॉर्मल होने से राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट हो जाएगा. और ये जो सेट है, जो कोसेट्स का कलेक्शन है, इस पे अब मैं एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देता हूँ. तो मेरे पास G/H जो है वो एक कलेक्शन ऑफ कोसेट्स है HA, और A बिलोंग्स टू G है. इस पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं HA*HB इज इक्वल टू H ऑफ A.B. क्योंकि H नॉर्मल है तो ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा. दो राइट कोसेट को आपस में ऑपरेट करोगे तो राइट कोसेट होगा. लेकिन अगर H नॉर्मल नहीं है तो दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. यानी कि जब भी हम G/H की बात करेंगे और उसको ग्रुप या कोई स्ट्रक्चर बनाना हो तो H को नॉर्मल होना जरूरी है, ठीक है. तो आप यहां से ये देख सकते हैं कि अगर मैं G/H लिखूंगा दैट इज अ कलेक्शन ऑफ कोसेट,
और ये स्टार एक ऑपरेशन डिफाइन करता हूं, तो देन दिस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। आप जी बाई एच इन जनरल कभी भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ सेट। अगर एच नॉर्मल नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमेशा डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सब ग्रुप के लिए, और ये कोशेंट सेट हमेशा डिफाइन कर सकते हैं विच इज अ कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस और कलेक्शन ऑफ कोसेट। लेकिन इसको ग्रुप बनाना है या इसको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है या इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है तो इस एच का नॉर्मल होना जरूरी है। अदरवाइज ये जो हमने लिखा था दो राइट कोसेट को ऑपरेट करने पे राइट कोसेट, वो तभी आएगा जब एच आपके पास नॉर्मल होगा। तो दिस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी बाई एच इफ एंड ओनली इफ एच इज नॉर्मल इन जी। तो यहां हमें नॉर्मल की रिक्वायरमेंट थी। अगर एच नॉर्मल नहीं है तो ये जी बाई एच पे बाइनरी ऑपरेशन जो हम कोसेट्स को आपस में ऑपरेट कर रहे थे वो डिफाइन नहीं कर सकते थे, ठीक है। और अगर मैं एच ऑफ ए स्टार एच करता हूं तो वो क्या आएगा, इसको लिख सकता हूं एच ए स्टार एच ऑफ ई, क्योंकि एच और एच ई सेम होगा। और इसको क्या लिख सकता हूँ एच ऑफ ए डॉट ई, वो क्या आ जाएगा एच ए। और इसी टाइप से एच को अगर मैं एच ए पे ऑपरेट करता हूँ तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगेन एच ई स्टार एच ए विच इज एच ई डॉट ए विच इज अगेन एच ए। यानी कि कोई भी अगर मैं इस सेट का एलिमेंट पिक करता हूँ तो फॉर ऑल एच ए बिलोंग्स टू जी बाई एच, एच ए पे एच ऑपरेट करने पे रिजल्टेंट एच ए आ रहा है और एच को एच ए पे ऑपरेट करने पे रिजल्टेंट एच आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, दिस कैपिटल एच जो है इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच। तो जब भी एच आपके पास जी में नॉर्मल होगा तो जी बाई एच पे ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, और अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो उसमें एच जो है वो अपने आप में एक कोसेट है और दिस कोसेट इज रिप्रेजेंटिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी बाई एच, ठीक है। तो जी बाई एच के जो एलिमेंट्स हैं वो कोसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि अपने आप में सबसेट्स हैं जो जी के सबसेट्स हैं, उसमें से एक एच भी आएगा और ये जो एच है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच। क्लियर है। अब अगर मैं कोई भी एच ए बिलोंग्स टू जी बाई एच पिक करता हूं तो ऑब्वियसली एच ऑफ ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी बाई एच में, क्योंकि ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। और एच में किस टाइप का एलिमेंट है, जी बाई एच में एलिमेंट किस टाइप के हैं, एच ए टाइप के, जिसमें ए कहाँ से आ रहा है, जी से। अब एच ऑफ ए स्टार एच ए इनवर्स करेंगे तो ऑब्वियसली क्या रहेगा एच, और दिस इज द सेम एज एच ए इनवर्स स्टार एच ए, यानी कि हर एलिमेंट का इनवर्स जी बाई एच में आ गया, ठीक है। और आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेम मेथड से यहां प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया यहां, इफ जी बी एनी ग्रुप, कोई भी रैंडम ग्रुप है एंड एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट ऑफ जी द कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं जी बाई एच से, और बेसिकली इक्विवेलेंस क्लासेस इज अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और स्टार का मीनिंग क्या है, एच ऑफ ए को एच ऑफ बी पे ऑपरेट करेंगे, रिजल्टेंट इज एच ए डॉट बी, ठीक है। एंड एच बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच। तो हर नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम एक जी बाई एच डिफाइन कर सकते हैं और ये इस स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा ग्रुप बनाएगा, एंड दिस जी बाई एच इज कॉल्ड कोशेंट ग्रुप
ऑफ जी बाई एच, ठीक है। G by H is called the quotient group of G by H। क्लियर है यहां तक? और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, जो H ऑफ A है दैट इज अ सिमिलर टू H। हमने एक मैपिंग डिफाइन करी थी फाई फ्रॉम H टू HA सच दैट फाई ऑफ H इक्वल टू H डॉट A। ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू था। जब हमने कोसेट डिफाइन करे थे तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो जितने भी कोसेट्स हैं उनके वो जो होंगे वो इस सब ग्रुप के सिमिलर होंगे, यानी कि इन सारे कोसेट्स की जो कार्डिनलिटी है वो सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगी। यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ H मस्ट बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ H। तो इस G बाई H में जो एलिमेंट्स हैं वो कोसेट्स हैं या इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, और इन सारी इक्विवेलेंस क्लासेस की जो कार्डिनलिटी है वो सेम है। ये एक स्पेशल है। और हमने इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या पढ़ा था कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस द सेट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। यानी कि आपके पास एक लार्ज सेट है, ठीक है, मैं लार्ज वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि कुछ बिग क्वांटिटी है जिसको आपको एनालाइज करना टफ है। बेसिकली अभी जो करंट में मेनली जो प्रोफाइल है या काम हो रहा है वो बिग डेटा पे काम हो रहा है। बिग डेटा का मीनिंग है कि आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है। जैसे सिंपली आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी कोई भी साइट ओपन करते हो तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर आते हैं, विजिट करते हैं। तो अगर उस कस्टमर में से वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो आप ही उस कंपनी के लिए रेलिवेंट हैं। जैसे आप किसी साइट पे कुछ सर्च करते हो तो आप दोबारा उसी साइट को 2-4 दिन बाद ओपन करोगे तो जो आपने सर्च करा था उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपके मेन्यू में या फिल्टर में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको बेसिकली वो किस टाइप से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट कस्टमर है जो किसी एक फिक्स साइट पे जाते हैं। अब उस हर कस्टमर के रिस्पेक्ट में उसको क्या रिक्वायरमेंट है वो उसको शो किया जाता है। बाई चांस आप अपनी कार्ट में कोई एक प्रोडक्ट चूज करते हो, उसको सेलेक्ट कर लेते हो बाई फॉर लेटर के लिए, और आप 10 दिन के लिए बाई नहीं करते हो तो आपको वो कंपनी कुछ ना कुछ ऑफर प्रोवाइड कर देती है। तो ऐसा करना, इसको बेसिकली मार्केटिंग करना है। वो कैसे मार्केटिंग होता है, आपके पास लार्ज डेटाबेस है, अगर हर सारे डेटाबेस को एक साथ हैंडल किया जाएगा तो वो एक प्रॉब्लम है, हर कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। तो उसके लिए बेसिकली क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाते हो तो वहाँ एक कैटेगरी होती है कि शॉपिंग बाय कैटेगरी। तो हर कैटेगरी को अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसका हर कैटेगरी को फर्दर सब क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो वहाँ भी बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन यूज हो रहा है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लासेस है वो डिसजॉइंट होनी चाहिए, यूनियन क्या होना चाहिए, पूरा आपका सेगमेंट होना चाहिए। तो ये एक टॉपिक है जिस पे अभी रिसेंटली बहुत हैवी रिसर्च चल रही है। बिग डेटा इसका नाम है, जिसमें ऑन एन एवरेज आप सब लोग काम कर सकते हो। और पैरेलल में पैरेलल कंप्यूटिंग का एक कंसेप्ट है। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है, आपके पास कोई एक हैवी वर्क है जो इसको एनालाइज करना है, या सिंपली 12th क्लास का एग्ज़ाम हुआ उसके जितने भी नोटबुक्स हैं उनका चेकिंग करना है, ठीक है। तो आपके पास हर सब्जेक्टिव की नोटबुक होगी, कुछ XYZW नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर सिंगल 100% इसको हैंडल करेगा तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या किया जाता है, जो X है उसकी एक बकेट बना दी, वो एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Y जो है वो किसी एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Z एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, W एक जगह डिस्ट्रीब्यूट, तो पूरे वर्क को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फाइनली इस पे सारा चेकिंग होगा, इनका सारा चेकिंग होगा, इनका सबका चेकिंग होगा, और फाइनल उनको फर्दर क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा और देन रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। तो बेसिकली हम जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते हैं उसका मीनिंग क्या है, अगर आपके पास कुछ लार्ज क्वांटिटी है उसको सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, देन सबसेट्स को एनालाइज करें और उसको फर्दर आप सेम स्ट्रक्चर में मर्ज करके उसका फाइनल आउटपुट बता दें। वही हमें यहाँ कोशेंट ग्रुप का यूज़ करना है। तो कोशेंट ग्रुप का एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं कोशेंट ग्रुप, हमने इस G पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया था
और उस इक्विवेलेंस रिलेशन के रेस्पेक्ट में हमने इस पूरे जी को कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहां आपके पास जो जी आएगा, दिस जी इज अ यूनियन ऑफ एच ऑफ ए, और ए कहां से बिलोंग करेगा, जी से, यानी कि इस जी को मैंने कुछ क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हर क्लास में सेम एलिमेंट है। जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो, लेकिन कोशेंट ग्रुप में, कोशेंट रिंग में, कोशेंट स्पेस में ये हमेशा होगा। वो हर इक्विवेलेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्लासेस चेंज होती रहती हैं। तो हमने बेसिकली जी को कुछ सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब अगर मैं इन सबसेट्स की प्रॉपर्टी एनालाइज कर लूँ और उन प्रॉपर्टी के बेस पे जी के बारे में अगर बता पाऊँ तो इजीली हम उसकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो कोशेंट ग्रुप बनाने का मीनिंग क्या है, एक लार्जर स्ट्रक्चर को स्मॉलर सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके एनालाइज करना। और हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड यूज किया था, सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप का मीनिंग क्या था, अगर आपके पास ग्रुप के पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, यानी कि सिर्फ ट्रिवियल और ग्रुप इटसेल्फ नॉर्मल है, अगर ऐसा हो गया तो आपके पास इस H के लिए क्या चॉइस है, या तो सिर्फ इसमें आइडेंटिटी होगा। अगर H में आइडेंटिटी है तो G बाई एच में हर एलिमेंट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 1, क्योंकि ऑर्डर ऑफ H 1 है तो हर कोसेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 1। तो वो जो G बाई एच है वो बेसिकली G को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हर कोसेट की कार्डिनलिटी 1 है। तो A बिलोंग्स टू G लेंगे, कोसेट की कार्डिनलिटी 1 होगी, तो जितने G बाई एच में एलिमेंट है उतने ही G में एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली इसको कंस्ट्रक्ट करने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसी टाइप से अगर ये मैं जी खुद ले लूँ एच को तो वो भी नॉर्मल होगा। तो उस केस में ये सारी की सारी क्लास एक, सारे के सारे एलिमेंट एक ही क्लास में चले जाएंगे। तो यानी कि जी और जी बाई एच में फिर भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो जब हम वर्ड यूज करते हैं सिंपल ग्रुप तो उसमें लिखते हैं कि इट डज नॉट हैव अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। एक्चुअल में वो ग्रुप सिंपल नहीं होता है। रीजन क्या है, उसको हम फर्दर कोसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जो प्रॉपर कोसेट्स हैं। और अगर हम फर्दर स्मॉलर क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो उसको एनालाइज करना टफ होगा। तो जितने भी सिंपल ग्रुप आएंगे आपके पास उनका एनालिसिस हैवी होता है। ठीक है, वर्ड सिंपल दिया हुआ है लेकिन एक्चुअल में वो सिंपल ग्रुप नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, और जब भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा तो हम इक्विवेलेंस क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, या अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो या तो सिर्फ एक क्लास होगी या जितने जी में एलिमेंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। आई थिंक ये क्लियर है। तो इन इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है कोशेंट ग्रुप में। आगे कुछ एप्लीकेशन देखेंगे होमोमॉर्फिज्म में कि इस कोसेट्स की हेल्प से हम होमोमॉर्फिज्म इजीली कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं किसी एक एलिमेंट का इमेज फाइंड कर लूँगा तो पूरे कोसेट का इमेज फिक्स कर दूंगा। अगर एच में n एलिमेंट्स हैं और अगर ए का इमेज फाइंड कर लिया तो एच में भी n एलिमेंट होंगे, तो उन n के n एलिमेंट का इमेज डायरेक्टली फाइंड कर पाऊंगा। तो मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो जी बाई एच हमने डिफाइन किया है द कलेक्शन ऑफ कोसेट्स विद रेस्पेक्ट टू एलिमेंट ऑफ जी, और ये जी बाई एच इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा और एच इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और दिस ग्रुप इज कॉल्ड कोशेंट ग्रुप। अगर ये रिंग थ्योरी में आएगा तो कोशेंट रिंग, वेक्टर स्पेस में आएगा तो कोशेंट स्पेस, और ये सारे एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन से जनरेट हो रहे हैं। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ए बिलोंग्स टू एच है, ए बिलोंग्स टू जी है, तो एच और एच ये सिमिलर होंगे। ये इंफॉर्मेशन मैं यूज करूंगा आगे रिंग थ्योरी और वेक्टर स्पेसेस में, और इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। और ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एच, और ऑर्डर ऑफ एच इज कार्डिनलिटी ऑफ एच। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है अभी तक। अब कुछ और इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि जी का ऑर्डर और जी बाई एच के ऑर्डर में क्या रिलेशन होगा। तो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी थी कि इफ एस बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सम ए, तो ए बाई एस का जो कार्डिनलिटी है वो क्या लिखा था, लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये डिफाइन करा था। तो सेम चीज जो हमारे पास यहाँ ये जी बाई एच आया है वो इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन है। तो यहां से लिख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ जी बाई एच ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई भी कोशेंट ग्रुप पिक कर लो, द ऑर्डर ऑफ अ कोशेंट ग्रुप
is always the same as order of greater than or equal to 1 or less than or equal to order of G. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में तो यहां से डायरेक्टली अगर मैं लिखता हूं कि ऑर्डर ऑफ G काउंटेबल है, implies ऑर्डर ऑफ G बाई H हमेशा काउंटेबल होगा, क्योंकि लार्जर सेट काउंटेबल है तो स्मॉलर सेट हमेशा काउंटेबल होगा। और सेकेंड इंफॉर्मेशन, ऑर्डर ऑफ G बाई H अगर अनकाउंटेबल आ गया तो G का ऑर्डर गारंटी है कि अनकाउंटेबल रहेगा। क्लियर? ऑर्डर ऑफ G इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। नेक्स्ट इज अगर ऑर्डर ऑफ G अनकाउंटेबल है, जो G का ऑर्डर है वो अगर अनकाउंटेबल है एंड ऑर्डर ऑफ H, H आपके पास G का सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ H काउंटेबल है, तो सेम चीज वेक्टर स्पेस में आएगी। अगर V की डायमेंशन अनकाउंटेबल है और W सब स्पेस है जिसकी डायमेंशन काउंटेबल है, तो G बाई H या V बाई W के बारे में क्या बता सकते हैं? तो क्या ये इंप्लाई करेंगे कि ऑर्डर ऑफ G बाई H अनकाउंटेबल? तो ये हमें इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है। तो G बाई H में जो एलिमेंट है दोज आर कोसेट्स, और G को मैं क्या लिख सकता हूं? यूनियन H ऑफ A बिलोंग्स टू G बाई H, H ऑफ A, क्योंकि कोसेट्स आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेस है और इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन जो आएगा वो G को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? G जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, और दूसरा इंफॉर्मेशन H जो है वो क्या है? काउंटेबल है। और हम प्रूफ करके आए हैं कि H जो होगा वो सिमिलर होगा HA के फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ? द H ऑफ A इज काउंटेबल फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। जो H ऑफ A है वो क्या हो गया आपके पास? काउंटेबल सब ग्रुप हो गया फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। तो अगर हर HA काउंटेबल है, G अनकाउंटेबल है, अगर G बाई H काउंटेबल हो गया तो इफ G बाई H इज काउंटेबल देन काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट मस्ट बी काउंटेबल, तो देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो इफ G बाई H काउंटेबल, तो दिस implies union HA belongs to G by H, HA is countable, which is contradiction। तो आपके पास अगर G का ऑर्डर अनकाउंटेबल है और जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर काउंटेबल है, तो कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर गारंटी है कि अनकाउंटेबल आएगा। ठीक है, और इसी टाइप से अगर मैं ये लिखता हूं कि इफ ऑर्डर ऑफ G अनकाउंटेबल है एंड ऑर्डर ऑफ G बाई H काउंटेबल आ जाए, तो व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ H? जो ऑर्डर ऑफ H होगा वो किसके इक्वल आएगा? कार्डिनलिटी ऑफ HA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। अब इसके बारे में क्या बता सकते हैं? वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगेन अगर H का ऑर्डर काउंटेबल हो गया तो हर HA की कार्डिनलिटी काउंटेबल, और अगर हर HA की कार्डिनलिटी काउंटेबल है तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो G का ऑर्डर क्या हो जाएगा? काउंटेबल। तो डेफिनेटली यहां से इंप्लाई करेंगे ऑर्डर ऑफ H शुड बी अनकाउंटेबल। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
जैसे एक और पहले कुछ और प्रॉपर्टी लिखते हैं। अगर आपके पास जी अबिलियन हो जाए, जी इज एन अबिलियन ग्रुप, कोई भी रैंडम अबिलियन ग्रुप पिक करता हूं, तो हमने डिस्कस करा था कि H अगर सब ग्रुप है G का तो इंप्लाइज H मस्ट बी नॉर्मल। बाय डेफिनेशन प्रूफ कर सकते हैं G बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू H, G इनवर्स H G बिलोंग्स टू G H। ठीक है, सिंपल, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन, क्या G बाई H अबिलियन होगा? अगर G अबिलियन है तो क्या G बाई H हमेशा अबिलियन होगा या नहीं होगा? तो सिंपली इफ H ऑफ A एंड HB बिलोंग्स टू G बाई H पिक करते हैं तो हमेशा AB बिलोंग्स टू G होगा, और इम्प्लाइज A को B पे ऑपरेट करो या B को A पे ऑपरेट करो, क्योंकि G क्या है हमारे पास? अबिलियन ग्रुप। तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं HA स्टार HB फाइंड करता हूँ, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? H ऑफ A डॉट B, और H ऑफ A डॉट B का मीनिंग क्या होगा? B डॉट A, क्योंकि A डॉट B सेम एज B डॉट A, दैट इज HB स्टार HA। तो G बाई H में कोई भी दो कोसेट लेंगे वो आपस में कम्यूट करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या है? G बाई H मस्ट बी अबिलियन। तो द कोशेंट ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज एन अबिलियन ग्रुप। The quotient group of an abelian group is always an abelian group. Similarly, if G is a cyclic, अगर G cyclic है तो क्या ये इंप्लाई करेंगे कि G बाई H इज a cyclic? और अगर ये साइक्लिक हो गया तो इसका जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्या दिया हुआ है? G साइक्लिक है तो G शुड बी जनरेटेड बाय सम एलिमेंट A। ठीक है, यानी कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G इंप्लाइज x जो होगा वो समथिंग A टू द पावर R होगा। ठीक है, नाउ लेट कोई भी, और अगर G A से जनरेट हो रहा है तो A G का एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाइज जो H ऑफ A होगा वो G बाई H में बिलोंग करेगा। नाउ फॉर ऑल H ऑफ Y बिलोंग्स टू G बाई H इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू G, या H ऑफ X इंप्लाइज X बिलोंग्स टू G, और X अगर G का मेंबर है तो X इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? A टू द पावर R इम्प्लाइज H ऑफ X क्या आ गया? H ऑफ A टू द पावर R। और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? H ऑफ A डॉट H ऑफ A डॉट H ऑफ A, तो H A की पावर R, यानी कि इस G बाई H का हर एलिमेंट किसकी पावर में रिप्रेजेंट हो रहा है? H A की पावर में। तो अगर G A से जनरेट हो रहा है तो H A G बाई H में आएगा, और G बाई H जो होगा वो किससे जनरेट होगा? H ऑफ A से जनरेट होगा, क्योंकि मैंने हर एलिमेंट को किसके फॉर्म में लिख दिया? H A से जनरेट करवा दिया। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ? इफ G इज अ साइक्लिक देन G बाई H इज अ साइक्लिक। और सेकेंड इंफॉर्मेशन इसमें क्या प्रूफ हुई कि दिस इंप्लाइज इफ G इज जनरेटेड बाई A, दिस इंप्लाइज G बाई H ऑल्सो जनरेटेड बाई H। ये क्लियर है? तो G अगर A से जनरेट हो रहा है तो G बाई H किससे जनरेट होगा? HA से जनरेट होगा। तो द कोशेंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अगर G मैं पिक करता हूं S3 और H पिक करता हूं A3, तो डेफिनेटली H इज अ नॉर्मल इन G, क्योंकि इंडेक्स 2 का है, तो G बाई H डिफाइन कर सकते हैं। G बाई H का मीनिंग क्या है? इंडेक्स ऑफ G इन H। तो ऑर्डर ऑफ G बाई H क्या आ जाएगा यहाँ? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। यहाँ ऑर्डर 6 है, यहाँ ऑर्डर 3 है, तो ये किस ऑर्डर का आएगा? 2 ऑर्डर का। तो इम्प्लाइज
जो G बाई एच है वो साइक्लिक है एंड अबिलियन है। ऑर्डर 2 का ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो भी होता है साइक्लिक एंड अबिलियन, बट जो G है वो नॉन अबिलियन है। तो यानी कि ये जो मैंने दो स्टेटमेंट लिखी है कि G अबिलियन इंप्लाइज G बाई एच अबिलियन, तो कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। अगर G बाई एच अबिलियन है तो डज नॉट इंप्लाइज G इज अबिलियन। तो आप राइट डाउन कर सकते हैं स्टेटमेंट, इफ G बाई एच इज एन अबिलियन ग्रुप डज नॉट इंप्लाइज G is an abelian group. If G by H is an abelian group, does not implies G is an abelian group. Or second, if G by H is a cyclic group, does not implies G is a cyclic. If G by H is a cyclic group, does not implies G is a cyclic. नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेशन, और इफ ऑर्डर ऑफ G इज अ फाइनाइट एंड H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो ऑब्वियसली इंप्लाइज क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ G बाई H इज ऑल्सो फाइनाइट, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H। डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ये हम लैग्रांज थ्योरम में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, और ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, इंडेक्स ऑफ H इन G। ठीक है, ये फाइनाइट में भी हो सकता है, इनफाइनाइट में, लेकिन यहां मैं प्रॉपर्टी फाइनाइट के लिए डिस्कस करता हूं। ठीक है, और इफ H ऑफ A बिलोंग्स टू G बाई H एंड ऑर्डर ऑफ H अगर मेरे पास n है, तो G बाई एच का कोई भी एक रैंडम एलिमेंट पिक कर रहा हूं जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। G बाई एच का ऑर्डर मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट, मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन जो कोसेट पिक किया है उसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट ऑर्डर। तो देन कंक्लूजन क्या होगा उस पर अभी आता हूं। तो अगर मैं H ऑफ A बिलोंग्स टू G बाई एच है एंड इंफॉर्मेशन है कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो n है, तो दिस इंप्लाइज H ऑफ A इसको n टाइम ऑपरेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, HA डॉट HA डॉट HA डॉट HA, और इसको क्या लिख सकते हैं, H ऑफ A टू द पावर n, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H ऑफ E को। तो क्या यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इज अ फाइनाइट। अगर कोशेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो क्या यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट। यहां से सिर्फ ये इंप्लाई हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A को, तो A टू द पावर n बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो यहां मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, तो दिस इंप्लाइज A टू द पावर n बिलोंग्स टू H। इस चीज को मैं कुछ एग्जाम्पल्स में यूज करूंगा, कुछ पर्टिकुलर केसेस की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए। क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि जो A का ऑर्डर होगा वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। हाँ जी, तो एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूं पहले मैं इसको। अगर मैं G को पिक कर लेता हूं Z और H को पिक कर लेता हूं 2Z, ठीक है, तो G बाई H के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, आप सब लोग जानते होंगे, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। क्यों है उस पर पहले आता हूं मैं। यहां जो मैं इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करूंगा कि जो n, m है, इंटीजर्स हैं, वो रिलेट करेंगे आपस में इफ एंड ओनली इफ n माइनस m बिलोंग्स टू H, यानी कि 2Z। मुझे इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी है,
ठीक है, होमोमॉर्फिज्म अगर पढ़ लेंगे तो ये वहाँ से डायरेक्टली ये प्रूफ कर पाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट नहीं है, उस चीज़ को हम डायरेक्टली आइसोमॉर्फिज्म यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो n रिलेटेड टू m कब होगा, जब n माइनस एम बिलोंग्स टू 2z होगा, यानी कि n इज रिलेटेड टू m इफ एंड ओनली इफ n माइनस m जो होगा वो क्या होगा आपके पास 2k टाइप का होगा। तो यहां से अगर मैं क्लास ऑफ n फाइंड करता हूं तो उसमें m बिलोंग्स टू z आएगा, और m को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको -2k लिखूं +2k लिखूं, मैटर करेगा। तो m क्या आ गया आपके पास n प्लस 2k टाइप का एलिमेंट्स आ गया, यानी कि क्लास ऑफ n क्या आ गया आपके पास n प्लस 2k विद k बिलोंग्स टू क्या होगा z। यहां तक क्लियर है आई थिंक। तो अगर मैं क्लास ऑफ 0 फाइंड करता हूं, जी बाई एच का मीनिंग क्या है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स का कलेक्शन, और कोसेट्स क्या थे, इक्विवेलेंस क्लासेस। क्लास ऑफ 0 अगर फाइंड करते हैं तो n की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2k, यानी कि 2k का मीनिंग क्या है 2z। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है h प्लस 0, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ क्या है एडिशन, तो h डॉट ए की जगह यहाँ प्लस यूज होगा, वो किसके इक्वल आना चाहिए h के। इसी टाइप से क्लास ऑफ 1 अगर फाइंड करते हैं तो वो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2k, यानी कि 2z प्लस 1 विच इज h प्लस 1 टाइप का। इन दोनों क्लासेस का यूनियन लेंगे तो पूरा z आ जाएगा, और इन दोनों क्लासेस का इंटरसेक्शन क्या है ट्रिवियल। तो ये जो मैंने सेट डिफाइन करा, इसमें कितने कोसेट्स आएंगे, एक 2z आएगा और एक 2z प्लस 1 आएगा। तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या आ गया 2, तो इसलिए ये किसके आइसोमॉर्फिक है z2 के। अब इस एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस एच का ऑर्डर क्या आएगा 2, क्योंकि ग्रुप ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 2 का ग्रुप, उसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2। तो इस एच का ऑर्डर 2 है, लेकिन इसमें ए जो है वो 1 है। इस 1 का जेड में ऑर्डर क्या है इनफाइनाइट। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जेड में जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट थे वो कौन से थे, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। रिपीट कर रहा हूं, जी बाई एच में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट है, तो वो Z2 टाइप का ग्रुप बनेगा, साइक्लिक होगा। अब इसमें ये आइडेंटिटी है और ये कोसेट है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर डेफिनेटली 2 रहेगा। तो एच का ऑर्डर फाइनाइट हो गया, उसमें ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, और जेड में 1 का ऑर्डर क्या था इनफाइनाइट। तो यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि अगर ऑर्डर ऑफ कोसेट्स इज फाइनाइट, तो if HA belongs to G by H and order of HA finite does not implies order of A finite. क्लियर है ये प्रॉपर्टी। बट अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में डिस्कस करता हूं कि इफ H of A belongs to G by H and order of A इज अ फाइनाइट, तो जब ऑर्डर ऑफ की ए की बात करेंगे तो वो जी में डिस्कस करेंगे, और ऑर्डर ऑफ एच की बात करेंगे तो वो जी बाई एच में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एच ए जी बाई एच है, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, तो क्या इंप्लाई करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एच ए फाइनाइट और नॉट, ये अभी क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए अज्यूम कर लेते हैं n, तो इम्प्लाइज ए टू द पावर n आइडेंटिटी इम्प्लाइज h ऑफ ए टू द पावर n इक्वल टू h ऑफ e, और दिस इम्प्लाइज एच ए कितने टाइम ऑपरेट होगा n टाइम, तो h ऑफ ए टू द पावर n इज h, और ये g बाई एच में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, ऑर्डर ऑफ एच ए divides order of E, sorry order of HA divides N, और N क्या है order of E, तो this implies order of HA must be finite। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम
यूज़ करेंगे आगे कुछ एग्जांपल्स में। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि अगर एच ए जी बाई एच का एलिमेंट है और ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो एच ए का ऑर्डर फाइनाइट होगा। एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने क्या प्रूफ करी, ऑर्डर ऑफ एच ए ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां, हमने S4 डिस्कस करा था ऑलरेडी, तो G को पिक करता हूं S4 और एक इसका नॉर्मल सब ग्रुप। S4 के पास 4 नॉर्मल सब ग्रुप थे, ट्रिवियल 1, आइसोमॉर्फिक टू K4, A4 एंड S4। तो मैं उसमें से एक सब ग्रुप पिक करता हूं K4 विच इज आइडेंटिटी 1 2 3 4, 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3, ठीक है। ऑब्वियसली जो H है इट इज नॉर्मल इन G। देन क्वेश्चन ये है कि जो G बाई H होगा इज आइसोमॉर्फिक टू फर्स्ट ऑप्शन Z4, सेकेंड ऑप्शन Z6, थर्ड ऑप्शन S3 एंड फोर्थ ऑप्शन D3। तो G बाई जो H है वो किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ आप ऑर्डर 4 के ग्रुप्स के बारे में जानते हो, या तो Z4 होगा या K4 होगा। ऑर्डर 6 का ग्रुप जो होगा Z6 होगा या S3 होगा, और D3 और S3 आपस में आइसोमॉर्फिक है। अगर C ऑप्शन ट्रू है तो डेफिनेटली D ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ G जो है वो क्या है 24, ऑर्डर ऑफ H जो है वो क्या है 4। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ G बाई H जो आएगा डेफिनेटली क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H विच मस्ट बी 6। तो G बाई H का जो ऑर्डर है वो 6 ऑर्डर का ग्रुप है, तो गारंटी है कि वो Z4 के आइसोमॉर्फिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि Z4 का ऑर्डर क्या रह गया 4। तो दिस इम्प्लाइज जो G बाई H होगा या तो आइसोमॉर्फिक होगा Z6 के या आइसोमॉर्फिक होगा S3 के, विच इज आइसोमॉर्फिक टू D3, ठीक है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये S3 बनेगा या Z6 बनेगा। तो इस केस पे आते हैं, तो अगर G बाई H आइसोमॉर्फिक टू Z6 है तो यहां से क्या इंप्लाई करेंगे कि देयर एग्जिस्ट HA बिलोंग्स टू G बाई H, और ऑर्डर ऑफ H ऑफ A क्या होगा, गारंटी कि 6 होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर 6 का है तो उसमें ऑर्डर 6 का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अभी हम प्रूव करके आए हैं कि ऑर्डर ऑफ HA डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ए को। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे ऑर्डर ऑफ HA क्या है हमारे पास 6 है, वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए को, और ए कहां से बिलोंग कर रहा है G से, विच इज S4। ये इंफॉर्मेशन क्लियर है। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, जो ऑर्डर ऑफ ए होगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और ए कहां से बिलोंग कर रहा है S4 से। लेकिन S4 में हमने डिस्कस करा था कि लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 4 ऑर्डर, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमारे पास अगर ऐसा हो गया तो S4 के पास एक एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर 6 या 6 से ग्रेटर होगा। बट S4 का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो उसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ग्रेटर नहीं था, ठीक है। तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी हमने ग्रुप्स डिस्कस करे हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, वो सारे आपके रिकॉल होने चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हर ग्रुप का अलग से इंडिपेंडेंट पेजेस बनाएंगे, उस पर समरी लिखेंगे, उस समरी को रिकॉल करो और उसके बाद ये चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट करो। अदरवाइज आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी। और ये गारंटी देता हूँ कि कोई भी इतना डिटेल में आपको कोशेंट ग्रुप नहीं बताएगा, या कोई भी टॉपिक जिसके बारे में मैंने ग्रुप में बताया इतना डिटेल में आपके पास नहीं कंटेंट आएगा, ठीक है।
कोशेंट ग्रुप में सिर्फ बताया जाता है कि जी ग्रुप है, एच नॉर्मल है, जी बाई एच सब ग्रुप एक कोशेंट ग्रुप बनेगा और उसमें एच आइडेंटिटी होगा, जी अबीलियन, जी बाई एच अबीलियन, जी साइक्लिक, जी बाई एच इज साइक्लिक। बस इतना बता के आगे 4 होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में इस एप्लीकेशन का यूज किया गया। ये पूछा गया है कि जी बाई एच जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो हमने यहाँ डिस्कस किया अगर वो Z6 है तो देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यानी कि Z6 नहीं हो सकता तो कौन सा होगा, S3। ठीक है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन ट्रू हो गए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था जो हमने आज डिस्कस किया है कोशेंट ग्रुप के बारे में। तो सिंपली हमने डिफाइन किया कोशेंट ग्रुप और उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी है। इसी चीज़ को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कोशेंट ग्रुप के, देन इस पे कुछ होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे और फिर होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से हम फिर कोशेंट ग्रुप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो प्लीज़ आप जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं उनके बारे में डिटेल में एक बार रिकॉल करिए सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू।